संविदा अधिनियम में आपका अब तक क्या बताया गया है ये देखा जाए। जो लास्ट में कल हम टेक्निकल क्वेश्चन आपका पिछले टर्म में बताए थे कि संविदा कहाँ फलित हुई, बैठिए भाई, संविदा कहाँ फलित हुई, यानी कि संविदा का जन्म कहाँ हुआ, संविदा अस्तित्व में कहाँ आई, संविदा किस स्थान पर उत्पन्न हुई, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो परंपरागत तरीके से संविदा के मामले में, ट्रेडिशनल तरीके से या डाक द्वारा संविदा के मामले में, जहां स्वीकृतिकर्ता जिस स्थान से आपका स्वीकृति का पत्र, एक्सेप्टेंस का लेटर डाक में डालता है, उसी स्थान पर क्या होती है, संविदा। लेकिन जो आधुनिक तरीके हैं उससे जो संविदा किस स्थान पर हुई, तो जहां प्रपोजल करता एक्सेप्टेंस को क्या करता है, सुनता है या पाता है। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका घुमावदार बन सकता है, समस्या देकर बनता है। 4-5 लाइन की समस्या रहेगी और उसी में स्थान का नाम रहेगा और पूछ लेगा कि संविदा कहाँ उत्पन्न हुई। अब आइए आपका 2A से फिर हम शुरू करते हैं। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2A में हमने बताया है प्रपोजल यानी कि प्रस्थापना। 2B में हमने दो शब्दों को परिभाषित मैं कर चुका हूँ, एक तो एक्सेप्टेंस या प्रतिग्रहण और दूसरा कौन सा शब्द। ये क्वेश्चन आपका जरूर याद होना चाहिए। वचन की परिभाषा किस सेक्शन में, 2B में। वचन क्या है, तो जो प्रपोजल क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, वहीं प्रपोजल अब किस में कन्वर्ट हो गया, वचन। अब नाम आइए। ए ने बी से प्रपोजल किया कि मैं 5 किलो गेहूं तुम्हें बेचना चाहता हूं 20 रुपया पर केजी के हिसाब से। बी ने हूबहू बिना किसी शर्त के ए के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। तो ए ने वादा किया क्या है कि हम 5 किलो चावल देंगे, और बी ने वादा क्या अपनी ओर से किया है कि हम 20 रुपया पर केजी के हिसाब से क्या देंगे, दाम। तो वादा तेरा वादा, दोनों तरफ से वादे हो गए तो एग्रीमेंट बन गया। और इसी को करार या समझौता या ठहराव कहते हैं। क्या बन जाएगा, ठहराव। जैसे ही प्रपोजल बी ने एक्सेप्ट किया, अब इनके नामों में चेंजिंग आ जाएगी और तुरंत अगली धारा बढ़ जाइए आपका 2C। तो जो प्रपोजल किया था उसका नाम क्या होगा, और जो एक्सेप्ट किया था प्रपोजल को, लगातार बेयर एक्ट में ये मिलेगा, गलत न हो। जहां बेयर एक्ट में अगर आ जाए कि वचनदाता, प्रामिजर, इसका मतलब कि वह व्यक्ति सबसे पहले प्रपोजल किया था। और जहां बेयर एक्ट में आ जाए वचन ग्रहीता, प्रामिजी या स्वीकार करता, इसका मतलब कि वह व्यक्ति प्रपोजल को क्या किया था, एक्सेप्ट। तो बताइए वचनदाता और वचन ग्रहीता की परिभाषा, या वचनदाता और प्रतिगृहीता एक्सेप्ट जो किया उसका नाम क्या होगा, प्रतिगृहीता की परिभाषा किस धारा में, तो अगली धारा बढ़ जाइए 2C। ऐसे ही तैयार रखिए। वचनदाता को कहाँ, अब एकदम रटिए, वचनदाता को कहाँ परिभाषित किया गया है, 2C। वचन ग्रहीता को कहाँ किया गया है, 2C में आपका। अब आइए 2D, आगे हम धारा 25 के साथ इसको बताएंगे। 2D के बाद आ जाइए 2E। 2E से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि एग्रीमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन बने कि एग्रीमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है, आपका जवाब होना चाहिए 2E। देखिए, हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, यानी कि प्रामिज या सेट ऑफ प्रामिज। अब एक वचन या बहुवचन देखा जाए, यानी कि या तो एक वचन या बहुवचन, तो थोड़ा प्रयास करिए इसको समझने का। ए ने बी से प्रस्ताव किया कि मैं 5 किलो चावल बेचूंगा 20 रुपया पर केजी के हिसाब से।
तो वचन हुआ कि वचनों का संवर्ग हुआ वचन, क्योंकि कितनी वस्तुएं बेचने का ऑफर है, एक। वचनों का संवर्ग देख लिया जाए, 5 किलो चावल भी बेचना चाहता हूँ, 5 किलो आपका गेहूँ भी, 5 किलो दाल भी। तो बताइए कितने वचन हो गए, 3। तो ये जो वचन होंगे ये वचन कहलाएंगे कि वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के प्रतिफल हो, यानी कि जब दोनों तरफ से वचन आ गए। तो ए ने ये बेचने का वचन दिया है और बी ने अपनी ओर से किसका वचन दे दिया, खरीदने का। तो जब ए भी वचन दे दिया, बी भी वचन दे दिया, दोनों तरफ से प्रामिज हो गए, तो ऐसी कंडीशन में वहीं अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करार। जो टेक्निकल क्वेश्चन बना है कि प्रत्येक वचन करार होता है, ये भी गलत है। प्रत्येक करार वचन होता है आपका, ये सही है, क्योंकि करार तभी बनेगा जब दोनों तरफ से क्या आए हों, वचन, तभी तो बनेगा भाई। दोनों तरफ से जब वादे हो गए तो वह किसका निर्माण कर देगा, करार का। यानी कि वादा तेरा वादा, यानी कि दोनों तरफ से जब प्रतिज्ञा हो गई, प्रामिज हो गए, तो वहीं आपका एग्रीमेंट का निर्माण करेंगे। और इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, आपका 2E में। अब वचन क्या है, तो फिर एक बार बैक होइए, वचन की परिभाषा कहाँ दी गई है, 2B। वचन क्या है, तो जब प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्ट, तो वहीं प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वचन में। लीगल भाषा में भी याद रखिए, स्वीकृत प्रस्थापना ही वचन है, एकदम लीगल भाषा में भी। अगला देखिए 2E के बाद 2F, ये झारखंड में पूछा गया था भाई, सभी परिभाषा याद करके जाएगा। 2F में आपका व्यतिकारी वचन, या इसको रिसिप्रोकल प्रामिज, या इसको पारस्परिक वचन कहते हैं, म्यूचुअल म्यूचुअल प्रामिज। थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन आपका बनता है, कोरिलेट भी करना है। फिर हम बता रहे हैं कोरिलेट भी इसको करना है, ये नहीं कैसे। देखिए कहाँ कहाँ से कोरिलेट आपको करना है, म्यूचुअल, कल हम समझाएंगे। एक CPC की धारा 44A, CPC की कौन सी धारा, 44A। CRPC की धारा 105 और 105A, यहाँ से झारखंड में पूछा, यहाँ से यूपी में। CRPC की कौन सी धारा, 105 और 105A। जो आप पढ़ेंगे आपका, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि भी हम बता रहे हैं सुबह के पीरियड में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 का क्लाज 2, पैक्टा संट सर्वेंडा, वो भी हम पढ़ाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में जब पढ़िएगा तो 2F पढ़िएगा हर हाल में, यानी कि आपका 2F पढ़िएगा। फिर आपका कह सकते हैं कि और भी धाराएं हैं, लेकिन 2F पर ही रह जाए। देखिए आपका पहले रिसिप्रोकल को समझने का प्रयास करिए, एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं गया नहीं है, चाहे CPC में आ जाए, चाहे आपका UNO चार्टर से आ जाए, चाहे CRPC से आ जाए, एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। कौन क्वेश्चन कहाँ कहाँ बना है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले रिसिप्रोकल समझने का प्रयास करिए। रिसिप्रोकल मतलब पारस्परिक, पारस्परिक माने म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों तरफ से, यानी कि जब दोनों तरफ से वादे हो जाते हैं, उसी को हम म्यूचुअल प्रामिज कहते हैं। तब देशों में वादा कराइए। अगर इंग्लैंड और भारत दो देशों ने आपस में ये वादा किया है कि इंग्लैंड के न्यायालय द्वारा दिए गए डिक्री आदेश को भारत में लागू कराया जाएगा, और भारत के न्यायालय द्वारा डिक्री आदेश को इंग्लैंड में, तो हम कहेंगे कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के ये न्यायालय द्वारा दिए गए डिक्री और क्या है, आदेश। तो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के
न्यायालय द्वारा दिए गए डिक्री आदेश को लागू कराने के बारे में प्रोसीजर सीपीसी के किस सेक्शन में है? 44A। यानी कि जब दोनों देश आपस में क्या किए हैं? वादा। याद रखिएगा। अब सीआरपीसी में आ जाइए। ये क्वेश्चन आपका बना है, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किस धारा में है? 105 में। और यहीं कॉन्ट्रैक्टिंग पूछ ले, संविदाकारी राज्य झारखंड में बना दिया था 105A। फिर एक बार कवर करिए। व्यतिकारी पूछे तो आपका 105 मार्क कराइए जो यूपी एपीओ में आ चुका है। संविदाकारी राज्य पूछे तो 105A। अब आपराधिक मामलों में व्यतिकारी क्या होगा? तो जब, अब एक उदाहरण देखिए, अमेरिका और भारत में एक एग्रीमेंट होता है। भारत ने अमेरिका से वादा किया कि आपके यहाँ का अगर कोई अपराधी भाग कर भारत आता है तो भारत आपको सौंप देगा, और अमेरिका ने भारत से वादा किया कि भारत से कोई भाग कर आता है तो हम भारत को सौंप देंगे। ये म्यूचुअल आपके वादे हैं, पारस्परिक वादे हैं, व्यतिकारी वचन हैं, और आपका सीआरपीसी की धारा से गवर्न होंगे? 105। और संविदाकारी राज्य के लिए अलग विस्तृत प्रावधान कर दिया गया है 105A। अब कॉन्ट्रैक्ट में आइए। व्यतिकारी वचन का मतलब क्या हुआ? जहाँ की दोनों पक्षकारों ने एक दूसरे से वादा किया है और दोनों को अपने अपने वादे निभाने हैं कि नहीं निभाने हैं? निभाने हैं। ए ने कहा कि हम बकरी देंगे, बी ने कहा कि बदले में भेड़ देंगे। दूसरा उदाहरण भी देखा जाए तो बताइए, एक पक्षकार ने वचन दिया है कि दोनों ने, तो एक को निभाना है कि दोनों को? ये सब व्यवहार आपका विनिमय माना जाएगा कि विक्रय की दान, वस्तु के बदले वस्तु, विनिमय क्या माना जाएगा? तो विनिमय की परिभाषा किस धारा में? 118। विनिमय चल का होगा कि अचल का? टीपीए में कि दोनों का? दोनों का। विनिमय कैसे किया जाता है? 118। और विनिमय धन का विनिमय 121। एकदम रटा होना चाहिए। फिर आपका बैक होइए। ए ने कहा कि बी से कि हम 5 किलो चावल देंगे, बी ने कहा कि बदले में हम 100 रुपया देंगे। तो बताइए, वादा एक तरफ से हुआ कि दोनों? तो इसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो व्यतिकारी वचन, तो व्यतिकारी वचन में याद रखिएगा किस धारा में परिभाषित हैं? 2F। अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। अगला देखिए आपका 2F के बाद 2G। तो बहुत पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो टू नहीं, आपका देखिए, आपका भाई करार, शून्य करार आपका 2H। फिर एक बार देखिए 2F के बाद 2G। कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 2G में वार्ड एग्रीमेंट की परिभाषा दी गई है। वार्ड एग्रीमेंट मतलब शून्य ठहराव, शून्य समझौता या शून्य करार कहिए। तो शून्य करार किसे कहा जाएगा और वैध करार किसे कहा जाएगा? एक ही लाइन में अंतर आ जाए। जो करार विधितः प्रवर्तनीय नहीं है वह शून्य, और जो करार विधितः प्रवर्तनीय है वो क्या कहलाएंगे? संविदा। फिर एक बार याद रखें, जिन करारों को कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिली है, यानी कि जो करार विधितः प्रवर्तनीय नहीं है, उन्हें 2G में शून्य करार कहा जाएगा। और जो करार विधितः प्रवर्तनीय है, कानूनन मान्यता मिली है, कानून द्वारा आप लागू करा सकते हैं, उन करारों को संविदा कहा जाता है। तो 2-3 उदाहरण देखिए। धारा अब 25 से शुरू करिए। आपका कुछ धाराएं याद रखिए। न्यूडम पैक्टम, प्रतिफल रहित करार। बताइए, शून्य होगा कि वह प्रवर्तनीय होगा? शून्य। तो ये किस खंड में आ जाएगा? 2G में, क्योंकि ये करार विधितः प्रवर्तनीय नहीं।
कानून इसे मान्यता देगा कि नहीं, कानून लागू कराएगा कि नहीं, न्यायालय इसको नहीं कराएगा। आपका अगला देखिए धारा 26, विवाह का अवरोधक करार भी शून्य, ये भी प्रवर्तनीय नहीं है। 27, व्यापार का अवरोधक करार शून्य। 28, विधिक कार्यवाहियों का। 29, अनिश्चितता के कारण। और 30 आपका बाइजरिंग एग्रीमेंट यानी कि बाजी करार या पद्यम तौर के करार भी क्या होंगे, शून्य। तो क्या ये करार लागू कराए जा सकते हैं, तो नहीं लागू होगा कानूनन, तो क्या कहलाएगा, वाइड। परिभाषा याद रखिए, कहाँ परिभाषा दी गई है, 2G। सीधे इसका उल्टा जो है 2H, 2H भी क्वेश्चन बनता है। कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ परिभाषित किया गया है, 2H में। मैं तो कई बार बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाएगा, तो दो तत्व होने चाहिए, एक करार और दूसरा वेतन प्रवर्तनीय। तो संविदा के कितने तत्व हो गए, दो, एक एग्रीमेंट हुआ हो और दूसरा वह एग्रीमेंट ला द्वारा क्या हो, इन्फोर्सेबल हो। तो कौन सी धारा की शर्तों का पालन करार कर लेगा, तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय माना जाएगा, 10। कौन सी धारा का, 10। मैं बता चुका हूँ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आइए आपका 2H के बाद 2I। अभी 2Y या 2I जो है आपका बिहार में इस बार पूछा गया था, आपका बिहार जे में। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा पूछे तो आप 2I मार कर आएंगे। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वहीं 4 ऑप्शन दिया था और चारों में आपका एक चुनना था। तो जो संविदा एक पक्षकार के विकल्प पर या तो शून्य घोषित कराई जा सकती हैं या प्रवर्तनीय हो सकती है, उसी संविदा को हम क्या कहते हैं, वाइडेबल। एक लाइन जरूर याद रखें, जहाँ की दोनों पक्षकार को नहीं बल्कि कितने पक्षकार को, एक को, कितने ऑप्शन मिलते हैं, दो। तो वहीं जो संविदा होगी क्या कहलाएगी, शून्यकरण। एक उदाहरण देखिए, एक उदाहरण आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 16 से उठाया जाए। ए गुरु था, बी चेला था और बी के पास एक घोड़ा था। घोड़ा 1 लाख का था। गुरु ने चेले की इच्छा को डोमिनेट या दबा दिया और 1000 में घोड़ा क्या किया, गुरु ने खरीद लिया। अब आप लोग बताइए, ये बिहार में डायरेक्ट पिछली बार आया था कि ये संविदा किस सेक्शन में आएगी, किससे प्रभावित मानी जाएगी। ये भी क्वेश्चन पिछली बार बिहार में आया था। तो ये संविदा धारा 16 में आएगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि असम्यक असर या बुरा प्रभाव या उचित अनुचित दबाव। क्या कहा जाता है, बुरा दबाव या अनुचित प्रभाव। किसने किस पर अनुचित दबाव डाला है, बताइए। गुरु ने किस पर डाला, चेले पर। तो किसको दो विकल्प मिलेगा, चेले को। या तो वह शांत रहे, तो शांत रहे तो सब कुछ सही है, या दूसरा उसके पास विकल्प है कि न्यायालय में जाए, न्यायालय से मांग करे ये गुरुआ गुरु घंटाल निकल गया, इस संविदा को रद्द किया जाए, हमारा घोड़ा क्या किया जाए, वापस। लेकिन जल्दी जाए, अगर गुरु ने घोड़ा किसी अन्य को बेच दिया तो पैसा तो पा सकता है, घोड़े का मुख नहीं देख सकता। तो आपका फिर इसी में साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। तो चेला अपना घोड़ा पाता है, तो चेला भी तो कुछ गुरु से पैसा लिया है, कितना, 1000। तो गुरु को क्या करे, वापस। बिहार का ये क्वेश्चन हो सकता है यूपी में भी आ जाए कि आपका 64 और 65 में जाएगा मामला, उतना हमें नहीं देखना है। लेकिन एक उदाहरण हमने, तो अब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब याद रखिएगा, जहाँ की एक पार्टी को विकल्प होता है, या तो संविदा को लागू कराए या न्यायालय में जाकर क्या कराए, रद्द कराए। उस संविदा को हम क्या कहते हैं, वाइडेबल। जो आपका धारा 15, 16, 17, 18 ये संविधाएं क्या है, शून्यकरणी। 39 भी शून्यकरणी हैं।
39। अगला अंतिम आइए आपका शून्य संविदा। यही लोग गलत करके आते हैं। आपका 2G और 2J एक साथ पढ़िए थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। कौन कौन सी धारा? 2G और 2J। बताइए तो शून्य करार किसमें परिभाषित है? इसमें किसमें शून्य करार परिभाषित है? 2G में। शून्य संविदा किसमें परिभाषित है? 2J। अब फिर एक बार आप बताइए तो, मैं बता चुका हूँ। देखिए अगर एग्रीमेंट शब्द का यूज किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि वह करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति किया ही नहीं, करार करार रह गया। तो कुछ करार ऐसे हैं जिसे कानून ही शून्य घोषित करता है और उन करारों का कोई मतलब नहीं है, उन करारों को कानून द्वारा मान्यता ही नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा क्या उन करारों को लागू कराया जा सकता है? नहीं। इस करार को हम क्या कहेंगे? वाइड एग्रीमेंट। जैसे कि धारा 25, 26, 27, 28, 29, 30, आपका 20 इत्यादि इत्यादि। अब उतना नहीं जाना है। लेकिन अब आइए आप शब्द को पकड़िए, यही गलती होती है। शून्य संविदा। तो जब करेक्ट शब्द आ गया तो थोड़ा दिमाग स्थिर करिए। इसका मतलब ये हुआ कि करार हुआ, वह करार धारा 10 की शर्तों का क्या किया? पालन। तभी तो किसमें कन्वर्ट हुआ? संविदा। और अंतिम कह रहा है शून्य संविदा शब्द यूज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि संविदा सही थी, तो धारा जो एग्रीमेंट हुआ था वह धारा 10 की शर्तों की पूर्ति किया, लेकिन बाद में कुछ ऐसी विधिक या भौतिक घटनाएं घटित हुई कि संविदा का पालन संभव नहीं। तो जो संविदा वैध होती हैं लेकिन कुछ भौतिक या कह सकते हैं कि या तो विधिक घटनाओं के कारण अब उसका इन्फोर्समेंट होना संभव नहीं रहता, तो करार शून्य हम नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? क्या शून्य हो गई? संविदा। 2-3 उदाहरण देखिए, केस भी याद रखिएगा। ये मामला जाएगा धारा 56 में, मुख्य रूप से किस में? 56 के किस पैरा में जाएगा? सेकंड। 56 का पैरा सेकंड पर केस भी पूछा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नैराश्य का सिद्धांत, असंभवता का सिद्धांत, विफलता का सिद्धांत किस धारा में है? 56 में। आपका तो पश्चातवर्ती असंभवता हम देख रहे हैं। प्रारंभिक में करार शून्य होता है, पश्चातवर्ती में संविदा शून्य। तो 1-2 उदाहरण देखिए। कम से कम ए ने बी से करार किया कि जो हमारे खेत में आलू उत्पन्न होगा वह पूरा आलू मैं तुम्हें बेचूंगा। आलू बोया भी गया, लेकिन आलू में रोग लग गया और आलू उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो ये जो संविदा सही थी, लेकिन विषय वस्तु क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो संविदा का पालन अब क्या हो गया? इम्पॉसिबल। सब कुछ सही था, यानी कि आपका सब कुछ सही था, लेकिन 7वां फेरे होने को आया तो बाबा आ गए। एक उदाहरण देख के देख रहा हूँ लोग मायूस हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। मायूस क्या होना है भाई, जब हम है तो मायूस न होइए। फिर बाबा की कहानी समय समय है। देखिए भाई, एक आपका बाबा थे, वह विवाह कटवा बाबा थे, प्रयागराज में तैयारी कर रहे थे। आपका विवाह नहीं किए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरा हुड़िया भर, हुड़िया भर यानी कि झुआ भर पैसा पाएंगे। आपका अच्छा शादी होगी, करते करते आपका बरबीसा बीसा यानी कि बीसा नहीं कि 60 तो ज़्यादा हो जाएगा। बरबीसा तो 20, फिर आपका एक बार बरबीसा तो 20 साल 40, और थोड़ा बहुत एक 20 में कर दिया जाए, क्योंकि हाफ प्लेट चाउमीन इत्यादि चलता रहता है। तो बीसा का हाफ यानी कि आधा, यानी कि 50 साल के हो गए। अब समस्या यह है कि गांव पहुंचे तो भाई तिकड़मबाजी, आखिर महामंडलेश्वर का काम करते थे प्रयागराज में, तो गांव में कहाँ से मन लगे। तो उन्होंने ठान लिया
कि मेरा विवाह नहीं हुआ तो गांव के किसी लड़के का भी विवाह मैं नहीं होने दूंगा। अब गांव वाले त्रस्त हो गए। हुआ कि बाबा को टूर पर भेजा जाए कहीं, ताकि इनका दिमाग शांत रहे, और इसी बीच सारी विवाह क्या किया जाए निपटा दिया। बाबा का टिकट कराया गया, लेकिन मन तो कहीं और लगा था। अब इधर विवाह हो रहा था एक लड़के का, जयमाल हो गया था। अब सातवां मैंने मान लीजिए सातवां फेरा पूरा ही होने वाला था, तब तक बबवा आ गया। ये नहीं बुलडोजर बबवा नहीं, ये नहीं कि आप बुलडोजर बाबा, कौन बाबा? कटवा बबवा। अब ये हुआ कि अब क्या किया जाए भाई। तो ये हुआ कि भाई यानी कि सब कुछ सही था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि विवाह क्या हुआ। तो अब हुआ कि अब क्या किया जाए। तो ये हुआ कि लड़का जाकर बाबा का पैर छान ले तो बाबा आशीर्वाद देंगे। तो आपका लड़के को इशारा किया गया कि छोड़ो सातवां फेरा, पहले बाबा आए हैं पास में, क्या करो, पैर पकड़ो। लड़के ने पैर पकड़ा। बाबा ने आशीर्वाद दिया कि 7 जन्मों तक जोड़ी बनी रहे, लेकिन ये जो तुम्हें रोज रोज मिर्गी का दौरा आता है, ये दौरा 7वें फेरे के बाद क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो बताइए मौर्य जी का विवाह होगा? क्योंकि सक्रिय तो आप ही रहते हैं। होगा कि नहीं विवाह? तो असंभव हो गया। सब कुछ सही था, लेकिन बेचारा अंत में सिलेक्शन नहीं पाया, और लड़की छोड़कर क्या हुई, भाग गई। तो भाई आपका तो मौर्य जी ये सब कहानी न घटित हो, आपका कर्तव्य है कि इन सब कहानियों को क्या किया जाए, रोका जाए। तो आगे बढ़िए भाई आपका। यानी कि उदाहरण बताने का मतलब ये था कि सब कुछ सही था, करार धारा 10 की शर्तों का पालन भी कर दिया था, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई कि अब संविदा का पालन संभव, तो वह संविदा करार शून्य नहीं होगा, वह क्या होगी, संविदा। अब एक आपका दूसरा उदाहरण देखिए, कुल बारात उरात भी लोग जा रहे हैं, भूखे रह जा रहे हैं, तो उन पर भी उदाहरण। मान लीजिए आपका ए ने बी से वादा किया जैसे कि तुम्हारे बारात में मैं नागिन डांस करूंगा, एक दिन पहले ही पैर ही टूट गया। तो बताइए अब क्या किया जाए। संविदा सही थी, लेकिन भौतिक कारणों से क्या हो गया, असंभव। तो ये संविदा शून्य हुई कि करार, संविदा, संविदा तक तो पहुंच ही गई थी। एक लास्ट उदाहरण जो पूछा जाता है, ए ने एक गेस्ट हाउस बुक कराया कि संगीत समारोह होगा, और एक दिन पहले गेस्ट हाउस जलकर राख हो गया। तो अब चला गया, यही पहला केस भी है आपका। तो चला गया व्यक्ति, मुकदमा कर दिया। गेस्ट हाउस वाला कह रहा है कि कहाँ से हम संगीत कराएं, ये तो हमारा विषय वस्तु ही क्या हो गई। तो न्यायालय ने संविदा को क्या माना, वाइड। करार नहीं, क्या हुआ, संविदा। यानी कि एक लाइन में ये रहा कि सब कुछ सही था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, चाहे भौतिक या विधिक। असंभवता याद रखिए, यह भौतिक बिहार में पूछा है कि संविदा का पालन संभव नहीं रहा, तो इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, असंभवता, विफलता या नैराश्य का सिद्धांत। अब आ जाइए आपका, इस प्रकार आपकी परिभाषाएं समाप्त हुई। अब धारा 3 से लेकर 9 तक का कॉन्सेप्ट बनाइए। एक ही बार ये चला जाता है, सभी धाराएं जो पढ़ी जाती हैं कहाँ से कहाँ तक, आपका कह सकते हैं कि 3 से लेकर 9। देखिए आपका पहले एक उदाहरण देखा जाए। यही थोड़ा बहुत आपका टेक्निकल जरूर है। ए ने बी से प्रपोजल किया कि मैं तुम्हें अपना मकान बेचना चाहता हूँ, और 1 करोड़ में बेचना चाहता हूँ। यदि तुम रजामंद हो खरीदने के लिए तो अपनी अनुमति क्या करो, संज्ञापित करो, अपनी कंसेंट दो, अपनी सहमति दो, अपनी रजामंदी दे दो। तो ए ने बी से क्या किया, प्रपोजल। अब किसको प्रपोजल स्वीकार करना है, बी को। बी ने उस प्रपोजल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि प्रतिगृहित कर लिया। आसान भाषा में हम क्या कहेंगे, स्वीकार कर लिया। ए अब ए अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है,
प्रतिसंहृत करना चाहता है, आसान भाषा में समझते रहिए, वापस लेना चाहता है। बी भी अपनी स्वीकृति को क्या करना चाहता है, वापस लेना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो 3 से लेकर आपका जो 3 से धारा 9 तक बताया जाएगा कि ए कैसे प्रपोजल करेगा, बी किस ढंग से स्वीकार करेगा, ए का प्रपोजल कब पूर्ण होगा, बी की स्वीकृति कब पूर्ण होगी, ए अपना प्रपोजल कब तक वापस ले सकेगा, बी अपना स्वीकृति कब तक वापस ले सकेगा, बी अगर प्रपोजल को स्वीकार करता है तो क्या पूर्ण रूप से करेगा कि आंशिक करेगा। अगर शर्त लगा है प्रपोजल में तो शर्तों के पालन द्वारा क्या प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं, और जो प्रामिज हो रहे हैं चाहे ए द्वारा या बी द्वारा वह एक्सप्रेस हो सकते हैं कि इम्प्लाइड, यानी कि वचन क्या हो सकता है, अभिव्यक्त की विवक्षित। यही बातें धारा 3 से लेकर कहाँ तक दी गई है, 9 तक। एक रफ आइडिया दिमाग में बैठाइए। यही बातें धारा 3 से लेकर क्या हुआ है 9 तक, यानी कि कब क्या होगा, उसी में सेक्शन वाइज अब शुरू किया जाए। एकदम एक उदाहरण बना लिया जाए, ए और बी मकान वाला ही, उसी पर आपका सेक्शन शुरू किया जाए। सबसे पहला सेक्शन शुरू करिए 3। कई बार जे में बना है, लोग गलत करके आते हैं। संसूचनाओं का ढंग कहाँ दिया गया है, पहला क्वेश्चन। तरीका या मेथड या तरीका कहिए, तो जहाँ जहाँ जिसका ढंग दिया गया है एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है, और निश्चित तौर पे कोरिलेट कर लेना है धारा 3 पर ही। अब पहले ढंग पर आइए। तो अब जो पहला क्वेश्चन बनता है कि आरोप जब सीआरपीसी में लगाया जाएगा तो वह तरीका या वह ढंग या वह मेथड बताया जाएगा अभियुक्त को जिस तरीके से अभियुक्त ने अपराध कारित किया था। ये किस सेक्शन में है, 213। तो सीआरपीसी की धारा पहले कोरिलेट करिए 213। आरोप में अपराध करने का ढंग बताना किस धारा में, 213। मृत्युदंड पर इसके बाद आ जाना है कि जब फांसी की सजा दी जाएगी तो फांसी की जब मृत्युदंड दिया जाएगा तो मृत्युदंड के निष्पादन का एग्जीक्यूशन का तरीका क्या होगा। तो न्यायालय निर्णय में यह लिखेगा कि इसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु। ये ढंग है मृत्युदंड का 354 के किस क्लाज में, सीआरपीसी की। भाई नए लोग लिखते रहें, सीआरपीसी की धारा 354 के किस क्लाज में है, 5। लगातार क्वेश्चन बन रहा है, केस याद रखिएगा। ये तरीका सही है कि गलत है, सही है वह केस याद रखिए। दीना उर्फ दीन दयाल बनाम भारत संघ। तो दीना उर्फ दीन दयाल का केस किससे रिलेटेड है, मृत्युदंड के ढंग से, मृत्युदंड के तरीके से। ये तरीका याद रखें। फिर तरीका कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए। प्रपोजल का तरीका, एक्सेप्टेंस का तरीका, प्रपोजल को रिवोक करने का तरीका, एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का तरीका कहाँ दिया गया पूछ ले तो आपका जवाब रहेगा धारा 3 में। अभी बेरक शुरू नहीं किया गया, केवल क्या बताया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है। तो अब एक बार क्वेश्चन बना है तब बेरक शुरू किया जाएगा। भाई पहले क्वेश्चन निकाल लीजिए कि किस तरीके से संसूचनाएं दी जाएगी, चाहे प्रपोजल की चाहे एक्सेप्टेंस इत्यादि की। तो या तो कोई एक्ट करके या ओमिशन करके, यानी कि या तो कोई कार्य करके संसूचना दी जा सकती है या क्या कोई करके कार्य न करके। कार्य न करके मतलब ओमिशन करके लोप कहा जाता है, याद रखिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताया था कि अगर पति पत्नी से कहता है
कि यदि तुम भरण पोषण का मुकदमा नहीं करोगी तो प्रति माह मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। पत्नी मान जाती हैं, मेंटेनेंस का मुकदमा नहीं करती, तो ये कोई कार्य करना हुआ कि न करना? न करना। तो ये क्या कहा जाएगा? लोप। तो अब आइए, या तो कार्य द्वारा संसूचना होगी या किसके द्वारा? लोप द्वारा। इस पर आपका दुष्प्रेरण में पूछा जाता है कि दो लोप द्वारा क्या दुष्प्रेरण हो सकता है कि नहीं? तो जो विधिक कर्तव्य था आपने निभाया कि नहीं निभाया? तो पुलिस वालों का उदाहरण पूछा जाता है। दो पुलिस वालों की रोड पर ड्यूटी लगी थी। पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि लुटेरों का गैंग आ रहा है। पुलिस वाले भाग खड़े होते हैं। लुटेरे जाते हैं, आसानी से लूट करके चले जाते हैं। तो पुलिस वाले क्या दंड के भागी होंगे कि नहीं होंगे? और लोप द्वारा दुष्प्रेरण, भाई किसके द्वारा? लोप द्वारा, यानी कि आपका जो विधिक कर्तव्य था आपने निभाया। अब देख, बैरक की भाषा अब सही रहेगा भाई, आपका जो बैरक की भाषा उसको देखिए आपका। भाई ढंग ही पूछा जाता है, गलत ना हो, मैं बता दूं। मेथड देखिए आपका, प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण। यानी कि आपका प्रपोजल को कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा, यानी कि स्वीकार कैसे किया जाएगा। प्रतिसंहरण मतलब रिवोक, वापस लेना, खंडन कहा जाता है। प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण, प्रस्थापनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण, प्रतिसंहरण में रिवोक, वापस। क्रमशः प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिग्रहण प्रतिसंहरण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या लोप से हुआ समझा जाएगा। तो बताइए सब कैसे होगा? या तो पक्षकार कोई क्या करे, कार्य, या क्या कोई करे, लोप। यह याद रखिएगा, लोप से समझा जाएगा जिसके द्वारा वह ऐसा करने का आशय रखता हो, ऐसा करने का या तो प्रपोजल करने का या एक्सेप्टेंस करने का या दोनों को क्या लेने का आशय रखता हो, या जो उसे संसूचित करने का प्रयास रखता हो। अब आइए धारा 4, 3 आपका बता दी गई। धारा 4 से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि संसूचना कब संपूर्ण होगी, यानी कि कब आपका कंप्लीट हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो फिर आपका एक उदाहरण देखिए, यानी कि कंप्लीट कब होगा। तो फिर से इसी उदाहरण को आगे बढ़ाया जाए। भाई देखिए आपका, डाक द्वारा लेटर भिजवाया जाए। ए ने बी को, बी से ये प्रपोजल किया, प्रस्थापना की कि मैं अपना तुम्हें क्या करूँगा, मकान बेचूंगा। कितने में? 1 करोड़ में। अगर तुम्हें ये बात स्वीकार हो तो तुम अपनी स्वीकृति, एक्सेप्टेंस हमें क्या करो, बता दो। तो अब बताइए धारा 3 आइए। इसके लिए ए को क्या करना पड़ेगा? क्या मन ही मन ये रखे कि कोई एक्ट या ओमिशन करे? एक्ट या ओमिशन तो कोई कार्य करवा दीजिए। तो ए ने एक लेटर भेजा, एक लेटर भेजा बी को, तो लेकर लेटर की डेट बना लिया जाए। मान लीजिए 1 जनवरी को पत्र भेजा गया बी को। तो अब समस्या ये है कि जो ये ए ने प्रपोजल किया है, यही क्वेश्चन बनता है, ये ए के प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है, जो संसूचना है, ये कब मानी जाएगी कि कंप्लीट हो गई, कब मानी जाएगी कि पूर्ण हो गई? तो जब ए का लेटर किसके ज्ञान में आ जाए, बी के। यानी कि प्रस्ताव की संसूचना कब पूर्ण होती है? तो जिस व्यक्ति से प्रस्ताव किया गया है, जब वह प्रस्ताव उसके नॉलेज में क्या हो, आ जाए। इसमें कोई शक हो तो बताइए। धारा 4 शुरू हो गई है। अब तुरंत आपका लाल मन शुक्ला बनाम कौन सा केस, गौरी, तुरंत जोड़िएगा। बी को प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं हुई
तो क्या बी को बिना प्रपोजल की जानकारी के बी ए के प्रपोजल को स्वीकार कर सकता है कि नहीं? नहीं। किस केस में आया कि पहले प्रपोजल का नॉलेज होना चाहिए और तभी आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। किस केस में आया? लाल मन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। मैं कल भी परसों बताया था कि बिहार में उदाहरण दिया था कि एक कैसी प्रस्थापना है। एक का भतीजा खो जाता है, वह एक प्रपोजल करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा 501 रुपया इनाम दूंगा। ये कौन सा प्रपोजल है? जनरल या पब्लिक ऑफर कि स्पेसिफिक ऑफर कि आपका क्रॉस ऑफर कि आपका काउंटर ऑफर? तो कौन सा प्रपोजल है, जनरल या पब्लिक? एक ही शब्द है। जनरल ऑफर में केस फिर एक बार बताइए कौन सा लीडिंग केस था जो आपका बुखार हो गया? कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। भाई रटे, कौन सा केस था? कार्लिल। यही सब रटना है, यही सब तैयार रखना है भाई, गलत न हो। मैं फिर बता रहा हूँ। फिर आगे बढ़िए। अब आइए बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए। धारा 4 निकाल लीजिए। संसूचना कब संपूर्ण होगी? अब एक एक करके देखा जाए। प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है। तो आप लोग बताइए, ए ने किससे इस उदाहरण में प्रपोजल किया है? बी से। तो कब कहा जाएगा कि ए का प्रपोजल पूर्ण हो गया? जब वह प्रपोजल किसके नॉलेज में आ जाए? बी के। और बी के पास कभी लेटर पहुंचा ही नहीं, तो क्या प्रस्थापना की संसूचना पूर्ण हुई? नहीं। अगला शब्द देखिए, प्रतिग्रहण की संसूचना। प्रतिग्रहण माने एक्सेप्टेंस। तो बताइए इस उदाहरण में प्रपोजल को एक्सेप्ट कौन करेगा? बी। तो प्रतिग्रहण की जो संसूचना है वह ए के भी विरुद्ध पूर्ण होगी और किसके विरुद्ध? बी की। यानी कि इसको कल हम बताएंगे क्योंकि कठिन है बहुत ज़्यादा, एक ही बार आपका ठीक नहीं है इसको पढ़ाना। लेकिन ये जितना बताया गया उतना तो तैयार है ना, तो आगे भी तैयार हो जाएगा। बस ये है कि दिमाग स्थिर करके एक बार पढ़ कर आइए घर से भाई। थोड़ा 3 से 9 एक बार घर से पढ़ कर आइए। जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसी पर बनाकर पढ़िए। कठिन वास्तव में है ये।